साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो पीटी 2021 यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से टेस्ट नंबर 5 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस टेस्ट में जो है आपके जो प्रश्न है वो एंशिएंट इंडियन मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 50 क्वेश्चन को पूरे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न आता है वह है कि नाट्यशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह नाटक नृत्य और संगीत कला पर आधारित एक ग्रंथ है। दूसरा, इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई। दोनों ही कथन पूरी तरीके से सत्य हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, नाट्यशास्त्र की रचना का काल सामान्यतः द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है। इसके ग्रंथ के रचनाकार के अनुसार ऋग्वेद से शब्दों, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से आंगिक अभिनय और अथर्ववेद से भावों को ग्रहण करके इस वेद की रचना की गई है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान ब्रह्म के द्वारा नाट्य वेद की रचना की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वीरशैववाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से आप चारों ऑप्शन पढ़िए। इसमें से जो सी ऑप्शन है, इसने जैन धर्म की शिक्षाओं का समर्थन किया, ये सही नहीं है। बाकी इसने दृढ़तापूर्वक सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया, इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर संदेह व्यक्त किया और इसने विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की। तो ये तीनों सही है, परंतु जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। देखिए, वीरशैववाद आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया। उनके अनुयायी जो थे वीरशैव शिव के नायक या लिंगायत, लिंग धारण करने वाले के नाम से जाने जाते थे। जो ये वीरशैव थे ये ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं बाल विवाह के विरोधी थे तथा सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। इसके साथ लिंगायतों ने कुछ ऐसी प्रथाओं को भी प्रोत्साहित किया जो धर्मशास्त्रों में वर्जित थी, जैसे प्रोण विवाह और विधवा पुनर्विवाह। इसके साथ ही वीरशैव एक व्यवस्था विरोधी आंदोलन था। यह केवल ब्राह्मणवाद को चुनौती देने वाले एक धार्मिक संप्रदाय का तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं है, बल्कि इसने आक्रामक रीति से जैन धर्म का भी विरोध किया, जिसका 12वीं एवं 13वीं सदी के दौरान कर्नाटक में प्रभुत्व था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण नहीं है। इसमें से पहला वाला कथन देखिए कि उत्तर पश्चिमी सीमा से सिकंदर का आक्रमण। तो ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले ही सिकंदर का आक्रमण होता है, तो ये इस प्रकार से इसके पतन का कारण नहीं है। जबकि और तीनों परिधीय क्षेत्रों में लोहे के औजारों एवं हथियारों का प्रसार, अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, विशाल सेना के रखरखाव कारण वित्तीय संकट, ये सभी जो थे ये इसके पतन के कारणों में शामिल थे। इसी प्रकार से अन्य कारण देखें, उत्तराधिकारी शासकों की अक्षमता इसका एक स्वाभाविक कारण था। साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हो जाना, अशोक की धार्मिक नीति के कारण ब्राह्मण उसके विरोधी हो गए थे। इसके साथ ही सेना और अधिकारी तंत्र पर अत्यधिक व्यय होना, प्रांतों में दमनकारी शासन का होना, ये सारी चीजें थी। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश की अवहेलना का होना और बाहरी क्षेत्रों में नवीन धार्मिक ज्ञान का विस्तार, ये सभी ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। आगे चलते हैं भारत में। एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। भारत में दूरसंचार के संदर्भ में राष्ट्रीय संख्याकन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। यह भारत में टेलीफोन सेवाओं के लिए संख्याओं के उपयोग एवं आवंटन हेतु दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा एक नई संख्याकन योजना की अनुशंसा की गई है। तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नवीन राष्ट्रीय संख्याकन योजना को यथाशीघ्र जारी करने की अनुशंसा की है, ताकि भारत में प्रत्येक सब्सक्राइबर को एक विशिष्ट पहचान संख्या UID उपलब्ध कराई जा सके। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि ख्याल संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन आपको दिए गए हैं। ख्याल की संगीत रचनाओं को कव्वाली कहा जाता है। पूर्वी ख्याल की धीमी शैली है और पंजाब शैली ख्याल की द्रुत शैली है। इसके अलावा ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें से केवल तीसरा वाला जो कथन है आपका कि ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, ये सही है। था सी ऑप्शन आपका केवल सही है। तो देखिए, सबसे पहले देखें कि
ख्याल शब्द जो है फारसी भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। यह 2 से 8 पंक्तियों वाले लघु गीतों के एक संग्रह पर आधारित होता है। इन गीतों या रचनाओं को बंदिश के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है और इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। इसके अलावा ख्याल के जो प्रमुख घराने हैं उसमें ग्वालियर, किराना, पटियाला, आगरा और भिंडी बाजार घराना है। ग्वालियर घराना सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। उसी वहीं पे पूर्वी और पंजाबी ठुमरी गायन की 2 शैलियाँ हैं। पूर्वी और पंजाब ठुमरी गायन की 2 शैलियाँ हैं, ठीक है। और कव्वाली जो है सूफी संत द्वारा रचित दैवीय गीत है जो मुस्लिम रहस्यवादी परंपरा से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में मरुस्थलीय टिड्डियों के झुंडों द्वारा उत्पन्न खतरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। टिड्डियां हैं लघु श्रृंगी तृणभोजी जीवों की एक प्रजाति है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, ये मुख्य रूप से यूरेशिया के टुंड्रा घास भूमियों में पाई जाती है। तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यह मुख्यतः अफ्रीका में पाई जाती हैं और अरब प्रायद्वीप एवं पश्चिमी एशिया मार्ग से दक्षिण एशिया तक पहुंचती हैं, ठीक है। और मरुस्थलीय टिड्डियां जो हैं ये अफ्रीका से पंजाब तक के शुष्क घास मैदानों एवं मरुस्थलों में पाई जाती हैं। इस प्रकार से दूसरा कथन आपका सही हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यह है कमल महल और महानवमी डिब्बा का निर्माण किस राज्य की उल्लेखनीय विशेषता थी? तो यह विजयनगर राज्य की उल्लेखनीय विशेषता रही है। राजा का भवन विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह भवन सर्वाधिक विशाल संरचना है, लेकिन इसके राजकीय आवास होने का कोई सुनिश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें 2 अत्यधिक आकर्षक मंच हैं जिन्हें प्रायः सभा मंडल और महानवमी डिब्बा के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके अलावा लोटस या कमल महल विजयनगर राज्य के शाही केंद्र में निर्मित सर्वाधिक सुंदर इमारतों में से एक है। इसका नामकरण 19वीं सदी में इस महल की भव्यता और सुंदरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश यात्रियों द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि चित्तनवासल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इस चित्रकला को पांड्यों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह चित्रकारी बौद्ध मंदिरों की छतों पर की गई। यह सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपका पहला वाला कथन ही सही हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पांड्यों के शासनकाल के दौरान तिरुमल्लाईपुरम और की गुफाएं और सित्तनवासल स्थित जैन गुफाएं भित्ति चित्रकारी कला के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। सित्तनवासल में चित्रकारी जैन मंदिरों की छतों, बरामदे में और कोष्ठक पर चित्रित की गई हैं। बरामदे के स्तंभों पर नृत्य करती हुई दिव्य अप्सराओं के चित्र चित्रित किए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। एकता का प्रशासन मुक्तियों द्वारा किया जाता था। दूसरा कथन, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एकता को वंशानुगत बना दिया। दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, एकता एक अरबी शब्द है। यह संस्था राजकीय सेवाओं के प्रतिफल के रूप में प्रारंभिक इस्लामी शासन में लागू की गई थी। मूल रूप से एकता अनुदान न तो भूमि पर स्वामित्व के रूप में था और न ही यह अनुवांशिक था, लेकिन फिरोज तुगलक के शासन काल में एकता धारक ने अनुवांशिक अधिकार प्राप्त कर लिए थे। एकता संबंधी राजस्व पदभार जो है हस्तांतरित मतलब हस्तांतर किए जा सकते थे। एकता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा संस्थागत किया गया था। बाद में गुलाम वंश के अधीन यह प्रणाली सल्तनत प्रशासन का मुख्य आधार बन जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटाइट, कांस्य, टेराकोटा उपयुक्त में से किन सामग्रियों का हड़प्पा की आकृतियों या मूर्तियों के लिए उपयोग किया गया था? तो तीनों का उपयोग किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा स्थलों से धातु और पाषाण निर्मित दोनों प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा धातु की मूर्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरा, पाषाण निर्मित मूर्ति का सर्वोत्तम उदाहरण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष की स्टेटाइट निर्मित मूर्ति है। हड़प्पा, डाबर कोट और मुंडी गाग से भी पाषाण निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ऐतिहासिक मंदिरों पर विचार कीजिए। पहला, सूर्य मंदिर कोणार्क, दशावतार मंदिर देवगढ़, विरूपाक्ष मंदिर मैसूर। उपयुक्त मंदिरों में से कौन सा या से नागर शैली में निर्मित है? तो देखिए, आपका सूर्य मंदिर कोणार्क का और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये दोनों ही आपके नागर शैली में निर्मित है, जबकि विरूपाक्ष मंदिर जो है मैसूर का ये द्रविड़ शैली में है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखिएगा, नागर शैली कुछ अन्य जो मंदिर हैं उसमें विश्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो ये भी हैं, सूर्य मंदिर मोढेरा इत्यादि जो हैं शामिल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन पढ़िए। उसने गैर मुस्लिम तीर्थयात्रियों पर आरोपित जजिया कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल नहीं किया।
उसके शासन में किसानों से किसी भी प्रकार की भू राजस्व नहीं लिया जाता था, ये भी सही नहीं है। उसने घोड़ों को दागने की प्रणाली आरंभ की थी, ये बिल्कुल सही है। और उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, ये भी सही नहीं है। अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी में इसका काल रहता है। तो इसने जो है उलेमा और अधिकारियों के बीच वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया, गोपनीय बैठकों और आयोजनों पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा इसने शराब और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयं इन गतिविधियों से स्वयं को पृथक कर लिया। इसके साथ ही प्रशासन में उलेमाओं के हस्तक्षेप को भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही इसने गलत गणना और भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए घोड़ों के दागने या दाग की प्रथा का प्रारंभ किया और सैनिकों के विवरण को दर्ज करने की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने जागीर व्यवस्था को समाप्त कर दिया और सैनिकों को नगद वेतन का भुगतान किया। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के आकलन के लिए भूमि के माप की वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ किया। साथ ही एक मुस्तखराज नामक एक विशेष अधिकारी का पद दोआब क्षेत्र और खालसा भूमि में किसानों से भू राजस्व एकत्र करने के लिए स्थापित किया गया। सुल्तान ने खुद मुकद्दम और चौधरियों को उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। इसके साथ ही उसने सरदारों, जगीरदारों और उलेमाओं पर भी भारी कर आरोपित कर दिए। इसके साथ ही जजिया जो है गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला सुरक्षात्मक कर था। उन्हें तीर्थ यात्रा कर, चुंगी कर इत्यादि जैसे अन्य करों के साथ इसका भी भुगतान करना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को सहायता प्रदान करने और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाजार नियंत्रण की प्रणाली को आरंभ किया। इसके साथ ही उसने दास प्रथा को समाप्त नहीं किया, बल्कि दासों की कीमत को निर्धारित कर दिया था। उसने दोआब क्षेत्र में इक्का व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इस क्षेत्र को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। आगे चलते हैं, यहाँ निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ मृदभांड है, दूसरी तरफ अवधि, किससे संबंधित हैं? तो देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड जो है ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। गैरिक मृदभांड जो है ये नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है। और उत्तर काल पॉलिशदार जो मृदभांड है ये हड़प्पा काल से संबंधित है। इस प्रकार से सुमेलित कौन सा है? केवल पहला वाला, था सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, नवपाषाण काल मृदभांड के प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होते हैं? ठीक है, और ये आपके जो मृदभांड आते हैं खुरदुरी सतह वाले आकाचित गैर पालिशदार मृदभांड पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो आपके गैरिक मृदभांड संस्कृति वाले हैं ये आपके जो हैं काष्ठ युगीन संस्कृति से संबंधित हैं। ऋग्वैदिक स्थलों से चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं, लेकिन लोहे की वस्तुएं और अनाज अनुपस्थित थे। इसके साथ ही हड़प्पाई लोगों ने अपने स्वयं के विशिष्ट मृदभांडों का उत्पादन किया, जिन्हें चिकना और चमकदार बनाया गया था। चित्रित मृदभांडों के स्थान पर मिट्टी के सादे मृदभांड सामान्यतः अधिक पाए गए हैं और ये प्रायः लाल मिट्टी से निर्मित थे, जिनमें यदा कदा लाल या धूसर रंग की चमक दी जाती थी। और इनमें घुंडीदार मृदभांड भी शामिल हैं। मौर्य काल से संबंध मृदभांडों में अनेक प्रकार के मृदभांड शामिल हैं, ठीक है, जिन्हें उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रकूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, ग्रामपतियों और ग्राम लेखाकार का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था, बिल्कुल सही है। दूसरा, सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव था, यह सही नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, केवल 1। देखिए, ग्राम प्रशासन ग्रामपतियों और ग्राम लेखाकारों द्वारा किया जाता था, जिनके पद सामान्यतः वंशानुगत होते थे। उन्हें अनुदान या करमुक्त भूमि के रूप में भुगतान किया जाता था। वंशानुगत अधिकारियों के अभ्युदय से ग्राम समुदाय और समितियां कमजोर हो गई, ठीक है। इससे क्या होगा कि शासन में सामंतवाद का विकास ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उत्तर भारत में मौर्य पूर्व अवधि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की थी? तो इसमें देखिए, आहत सिक्के, श्रेणी व्यवस्था, धान रोपाई की तकनीक, ये सभी जो हैं इससे संबंधित नहीं है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसी में इसके बारे में कुछ चीज़ों को। तो धातु निर्मित जो ये देखिए जो सिक्के रहे हैं, ये वास्तविक जो सिक्के हैं ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्व नहीं पाए गए हैं। धातु निर्मित सिक्के सर्वप्रथम बुद्ध के काल में प्रयुक्त किए गए थे और उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इसके अलावा इस समय शिल्पकारों के लगभग 18 शिल्पी संघ या श्रेणियां ज्ञात थी और कार्य संचालन में संलग्न थी। हालांकि शिल्पी संघ ऐसी उच्च विकसित व्यापारिक प्रणाली नहीं थी जो कालांतर में विकसित होनी थी। इसके साथ ही उस काल में पाली और संस्कृत ग्रंथों में रुपाई शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, जो बुद्ध के समय में इस तकनीक के बृहद पैमाने पर उपयोग को दर्शाता है, जिसके कारण उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्राचीन नाम है, दूसरे तरफ उनके आधुनिक नाम है ऋग्वैदिक नदियों के। तो देखिए, परुष्णी जो है
ये आपका झेलम का नाम नहीं है, ठीक है। परशुणी जो है रावी का नाम है, बिपाशा, व्यास, अश्विनी, चिनाब, ये सही है। तो 2 और 3 सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा जानिएगा, झेलम का जो प्राचीन नाम था बितिस्ता था, चिनाब का अश्विनी था, रावी का परशुणी था, सतलज का सतुद्री और व्यास का बिपाशा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 पीड़ित रोगियों के आपातकालीन उपचार हेतु रेमडेसिवियर का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की। इस संदर्भ में रेमडेसिवियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वायरल रोगों के उपचार के लिए भारत में आविष्कृत कम लागत वाली जेनेरिक दवा है। तो ये सही नहीं है, भारत में ये इसका आविष्कार नहीं किया गया, इसका उपयोग इबोला के विरुद्ध एक उपचार के रूप में किया गया है। तो दूसरा वाला कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसे केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO ने मान्यता दी थी, ठीक है। इसके अलावा यह दवा जो है गिलियड साइंसेज इंक द्वारा विकसित की गई, जो कि अमेरिका की कंपनी है। और रेमडेसिवियर क्या है? एक एंटीवायरल दवा जिसका उपयोग इबोला के उपचार हेतु किया जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर आप 18 पे चलिए। ये है आपका एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है, बिल्कुल सही है। मंदिर के भीतर शेष साई विष्णु की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई नहीं, ये शंकर से संबंधित है। तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है। विभिन्न मामलों में यह महाबलीपुरम के रथ के समान प्रतीत होता है, तो तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा वाला कथन आपका सही है, सी ऑप्शन। तो देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाओं में स्थित शैलकृत कैलाश मंदिर विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। एलोरा के कैलाश मंदिर और उत्तरी कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर में अत्यधिक समानताएं विद्यमान है, और यह एक शैलकृत मंदिर परिसर है जो कई मामलों में महाबलीपुरम स्थित विभिन्न रथ मंदिरों के समान प्रतीत होता है। और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्यकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासन काल के दौरान किया गया था। यहाँ पर इस मंदिर में शिव, पार्वती, सीता हरण और रावण द्वारा पर्वत को हिलाने के विषयों से संबंधित चित्रकारी की गई है या मूर्तियां निर्मित की गई हैं। शेष शाही विष्णु की विशाल प्रतिमा दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश देवगढ़ में स्थित है, वहां पर प्रतिष्ठापित की गई है, जो कि गुप्त कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरवाक, 3 कथन दिए गए हैं, बताना ये किसके संबंध में है। चरवाक इस दर्शन का मुख्य प्रतिपादक था, बिल्कुल सही। इस दर्शन की प्रकृति भौतिकवादी, ये भी सही है। इसने किसी अन्य लोक में अविश्वास को प्रदर्शित किया और अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। ये किसके बारे में बात की जा रही है? तो ये लोकायत अर्थात चरवाकों के बारे में बात की जा रही है। तो चारवाक भौतिकवादी दर्शन के मुख्य प्रतिपादक थे। इस दर्शन को लोकायत के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, मौर्योत्तर काल के संबंध में पहला, शक संवत महानतम शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा आरंभ किया गया था, नहीं। कृष्ण वंश की स्थापना कनिष्क द्वारा की गई थी, ये भी सही नहीं है। तीसरा, भारत में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस के अधीन गोंडोफर्न के दरबार में आए थे, ये सही है। तीसरा, डी वाला, हिंद यवन शासक मिनांडर ने जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। देखिए, हिंद यवन शासकों के मध्य विख्यात मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता था। इन्होंने बौद्ध धर्म में अत्यधिक रुचि प्रकट की तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उनके संवादों को पाली रचना मिलिंद पन्हों में संकलित किया गया और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, न कि जैन धर्म को। इसके अलावा शक की बात करें तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में शक शासन का संस्थापक मोवस था और मोवस का पुत्र एजेज प्रथम इसका उत्तराधिकारी होता है। पर्थियन या पहलों की बात करें तो इन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। उनका शासनकाल शकों के शासनकाल के समकालीन था। और ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस, जिनके कारण इस देश ईसाई धर्म के संपर्क में आया हिंद पार्थियन राजा गांडोफर्निज के दरबार में आया था। कुषाण जो है यूजी जनजाति के थे। कुषाण वंश का संस्थापक पुजुल कडफाइसिस या कडफिशस प्रथम था, ठीक है, और इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क जो है ये कडफाइसिस का ही उत्तराधिकारी था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार आरंभ किए गए थे? तो पहला, इसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, तो पूर्णतः लिखा हुआ है तो ये सही नहीं है। दूसरा, उसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, उसने धर्मनिरपेक्ष विषयों पर अत्यधिक बल देने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को संशोधित किया, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखिए, अकबर ने कई सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार आरंभ किए। उसने सती प्रथा, विधवाओं को जलाने की प्रथा पर प्रतिबंध आरोपित किया। हालांकि यदि कोई स्त्री स्वयं अपनी इच्छा से तथा बारंबार सती होने की इच्छा प्रकट करती हो तो उसे वैसा करने की छूट होती थी। कम आयु की विधवाओं के सती होने पर पूर्ण प्रतिबंध था।
उसने केवल उन मामलों को प्रतिबंधित किया जिनमें महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह को भी कानूनी समर्थन प्रदान किया गया। अकबर बहुविवाह के भी विरुद्ध था जब तक कि पहली पत्नी बाज ना हो। इसके अलावा उसने शराब एवं मदिरा की बिक्री को भी प्रतिबंधित किया। साथ ही उसने शिक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित किया। उसने नैतिक शिक्षा और गणित एवं कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के नियम, तर्कशास्त्र, इतिहास आदि धर्मनिरपेक्ष विषयों की भी शिक्षा पर अधिक बल दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मुगलों के अधीन जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। उन्हें भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। तो ये आपका जो है कथन सही है। दूसरा, इनका अपनी जमींदारी के अंतर्गत शामिल समस्त भूमि पर स्वामित्व होता था, किसानों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था, ये गलत है। तीसरा, विद्रोह के भय कारण उन्हें सैन्य दल रखने से प्रतिबंधित किया गया था, नहीं, प्रतिबंधित नहीं थे, उनके पास भी सैन्य दल होते थे। इस प्रकार से केवल आपका पहला वाला कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जमींदारों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होने के लिए जाति एक मुख्य कारक थी। जमींदारों के पास व्यापक निजी भूमि होती थी जिसे मिल्कियत अर्थात संपत्ति कहा जाता था। मिल्कियत भूमि पर प्रायः किराए की या बधुआ श्रमिकों की सहायता से जमींदारों के निजी उपयोग के लिए खेती की जाती थी। ये जिन भूमियों पर कृषि करते थे उन्हें उनके स्वामी होने के अतिरिक्त जमींदारों को कई गांवों से भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त रहता था। यह उस जमींदार का तालुका या उसकी जमींदारी कहलाता था। जमींदार अपनी जमींदारी में शामिल समस्त भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को नियमित रूप से भू राजस्व का भुगतान किए जाने तक भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार जमींदारों एवं किसानों के भूमि पर अपने अपने वंशानुगत अधिकार थे। सैन्य संसाधनों पर नियंत्रण जो है जमींदारों के लिए शक्ति का एक अन्य स्रोत था। अधिकांश जमींदारों के अपने गढ़ तथा छोटे किले और सशस्त्र सेनाएं भी होती थीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मध्यकालीन भारत का आर्थिक इतिहास के संदर्भ में राहट शब्द संदर्भित करता सिंचाई हेतु जल निकालने के लिए प्रयुक्त पहिए को यह प्रतिबिंबित करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यह निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सृजन करता है? तो त्यागराज, मुत्तु स्वामी और श्याम शास्त्री, अर्थात बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यह है, इनमें एक पूरा कथन दिया गया है। इनमें भारत की कथाएं, महाभारत की कथाएं गाथा गीत के रूप में गाई जाती हैं और रात्रिकालीन प्रदर्शन के लिए 1 या 2 घटनाओं को चुना जाता है। मुख्य गायक पूरे प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र रूप से बैठा रहता है और सशक्त गायन और सांकेतिक भागिमाओं के साथ वह एक के बाद एक सभी चरित्रों की भाव-भंगिमाओं का अभिनय करता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगीत का वर्णन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के पंडवानी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो लमन है ये हिमाचल प्रदेश संबंधित है, ठीक है, जिसमें बालिकाओं का एक समूह एक छंद गाता था, लड़कों का एक समूह गीत के माध्यम से उत्तर देता है। तीसरा है मांडो, ये गोवा संबंधित है। तो मांडो गोवा के संगीत का परिशुद्ध और मंद लयबद्ध रचना है। और ये आपका बिल्लू पत्तू ये आपका तमिलनाडु का है, या धनुष नामक वाद्य यंत्र पर प्रस्तुत किया जाने वाला तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक संगीत है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। लगभग 12वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने मैसूर क्षेत्र में अपने साम्राज्य की नींव रखी। हेलेबीड और बेल्लूर में उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर पत्थर में जालीदार नक्काशी की भांति प्रतीत होते हैं। उनकी मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान कृष्ण को दर्शाने वाला उत्कीर्णन है। उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो होयसल वंशियों का वर्णन किया जा रहा है। होयसल दक्षिण भारतीय क्षेत्र में शासन करने वाला एक राजवंश था जिसने लगभग 12वीं शताब्दी के आरंभ में मैसूर क्षेत्र में अपने साम्राज्य की नींव स्थापित की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। दिल्ली सल्तनत के जजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन है। सुल्तान और सेनाओं द्वारा सैन्य सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले कर के रूप में हिंदू प्रजा पर जजिया कर आरोपित किया गया था, ठीक है, तो सही है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व से जजिया कर को पृथक किया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तीसरा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया गया था जिन्हें पूर्व में इस कर से छूट प्राप्त थी, तो तीसरा वाला भी सही है। देखिए, दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भू राजस्व से जजिया को पृथक एक कर बनाया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 1 और 3। तो जजिया या जिज्या एक वैयक्तिक वार्षिक कराधान जो ऐतिहासिक रूप से राज्य के सार्वजनिक व्यय को निधि प्रदान करने के लिए इस्लामिक कानून द्वारा शासित राज्य की स्थायी गैर मुस्लिम प्रजा पर वित्तीय प्रभार के रूप में
आरोपित किया जाता था, जबकि मुस्लिम प्रजा से क्या लिया जाता था, धार्मिक कर जकात या खम्स नामक कर लिया जाता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, नंद वंश के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, सिकंदर ने उसके शासन काल के दौरान उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल किया था, तो पहला कथन सही है। दूसरा, उस चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना करने के लिए धनानंद को पराजित किया, ये बिल्कुल आपका सही है, तो आपका दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तीसरा, रोमन लेखक प्लिनी ने नंद वंश की सेना का वर्णन किया था, तो तीसरा वाला भी कथन सही था, डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। नंद वंश की बात करते हैं, प्रथम गैर क्षत्रिय वंश था। इस वंश का प्रथम शासक महापद्मनंद था, जिसे ऐतिहासिक रूप से भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है, और इसे सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला तथा एकराट भी कहा जाता है। इसके साथ ही धनानंद जो इसका अंतिम शासक था, वह अंतिम नंद शासक था, उसे ग्रीक ग्रंथों में अग्रमीज या जंड्रमीज के नाम से जाना जाता रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित अतुल्य क्या है, ये माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है, और ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया, जो नोवल कोरोना वायरस को विघटित कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किन कारकों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया, तो मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण, बिल्कुल सही है। विस्तृत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना, सड़क उपकर की समाप्ति, भारत और विदेशों में मुद्रा के रूप में मुगल रुपए का मानकीकरण, ये सभी जो है उत्तरदायी कारण थे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें श्रीलंका में रचित और संकलित किया गया था, बिल्कुल सही है। इन्हें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के साथ साथ बुद्ध की जीवनी का भी उल्लेख है, ये भी सही है। और तीसरा, इनकी रचना पाली भाषा में की गई थी, ये भी आपका पूरी तरीके से सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, प्राचीन ग्रंथ जो रहे हैं बौद्ध धर्म से, ये पाली भाषा में लिखे गए, परंतु जबकि उत्तरकालीन जो रचनाएं हुई हैं वो आपके संस्कृत भाषा में हुई हैं। आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यापार धन के उपयोग के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, बिल्कुल सही है। दूसरा, हड़प्पा वासियों को समुद्र का ज्ञान नहीं था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोथल बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार हुआ करता था, तो पहला वाला कथन आपका सही है, दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, तो 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में अपनी प्रथम आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विकसित की है, तो चीन ने विकसित की है, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी तकनीक से निर्मित है, और यह चीन की राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा है। इसे विश्व में किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी प्रथम डिजिटल मुद्रा माना जा सकता है, क्योंकि इस मुद्रा को राजकीय बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना द्वारा जारी किया गया है। DCEP जो है यह चीनी सरकार द्वारा निर्मित और स्वीकृत मुद्रा है। DCEP चीन में एकमात्र वैध डिजिटल मुद्रा अर्थात बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी चीन में वैध मुद्रा नहीं है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो देखिए, रंगमंच और संबंधित क्षेत्र से बताना है। तमाशा जो है आपका मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। भांड पाथेर कश्मीर संबंधित, बिल्कुल सही है। माच महाराष्ट्र से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। दशावतार गोवा से संबंधित है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा जो है ये आपका सुमेलित नहीं आता, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, समुद्रगुप्त के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विष्णुसेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की प्रस्तुति उत्कीर्ण की थी, सही नहीं है, यह बिल्कुल भी आपका सही नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी कवि हर्षण ने अपने संरक्षक की सैन्य उपलब्धियों का प्रशस्तिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। यह अभिलेख इलाहाबाद में शांतिप्रिय अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है तथा इलाहाबाद स्तंभ लेख में विजित तथा अधीन किए गए राज्यों, राजाओं और जनजातियों की विस्तृत सूची दी गई है। और इस स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त प्रथम को कविराज के रूप में उल्लेख किया गया है। तो पहला वाला कथन आपका जो है सही नहीं है। दूसरा, चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री आपका फाहियान जो है ये समुद्रगुप्त के दरबार में आया था, नहीं, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो दूसरा वाला भी सही नहीं। समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी, नहीं, विक्रमादित्य उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक्कारी या शकों का विध्वंसक और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार से इसमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक है, ठीक है। संगीत सुधाकर हरिपाल, संगीत रत्नाकर सारंगदेव और बहुउद्देशीय मतंग। तो तीसरा वाला ही आपका सही है, था ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संगम साहित्य के अंतर्गत अहम व्यक्तिपरक प्रेम से संबंधित कविताओं को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, संगम साहित्य के अंतर्गत पूरम सभी प्रकार की भावनाओं, मुख्य रूप से राजाओं की वीरता और महिमा तथा अच्छाई और बुराई से संबंधित है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, 37 में द्रविड़ साहित्य में मुख्य रूप से 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सम्मिलित हैं, ठीक है। और प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य को संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है बंधुत्व। यह मुख्य रूप से कवियों के 2 संप्रदायों को इंगित करता है, पहला अहम है, दूसरा पूरम है। अहम मतलब व्यक्तिपरक प्रेम से संबंधित कविताएं इसमें लिखी गई हैं। पूरम में वस्तुनिष्ठ लोक कविता और वीरता से परिपूर्ण लिखी गई हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण भारत में आरंभिक भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व अल्वारो नैनवारो ने किया, बिल्कुल सही है। दूसरा, तमिल भक्तिपरक भजनों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विरोध एक मुख्य प्रमुख विषय था, ये भी आपका सही है। तीसरा, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आदिवासियों को आकर्षित करने में विफल रहा, ये आपका सही नहीं है। तो केवल बी ऑप्शन 1 और 2 सही है। देखिए, भक्ति आंदोलन ने न केवल बौद्ध और जैन धर्म के कई अनुयायियों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि वे कई जनजातियों पर भी प्रभाव बनाने में सफल रहे। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसके प्रति गहन भक्ति और प्रेम पर बल दिया, ये बिल्कुल सही है। इसने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या की, ये भी सही है। इसने महिलाओं को सूफी संत बनने से प्रतिबंधित किया, ये सही नहीं है। अर्थात आपका 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों में कई सूफी महिलाओं के भी नाम है जिन्हें आध्यात्मिक इस्लामिक धर्म में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। रबिया बसरी इस बात के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि इस्लाम धर्म की पहली महिला सूफी संत थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। आजीविकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मक्खली गोशल को आजीविकाओं का संस्थापक माना जाता है, ये सही है आपका। दूसरा, उन्हें भौतिकवादी माना जाता है, नहीं, ये नास्तिक थे, इन्हें जो है भाग्यवादी माना जाता है। और इसकी स्थापना मक्खल गोशाल के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। तीसरा, वे कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते नहीं, ये कर्म के सिद्धांत को अस्वीकार इन्होंने कर दिया था। तो इस प्रकार दूसरा और तीसरा सही नहीं, केवल पहला वाला सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा अंबु बैंक संबंधित है। ये आपातकालीन परिस्थितियों में श्वसन सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त लघु उपकरणों में, जहां मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है वहां के लिए, मतलब जहां पर वेंटिलेटर नहीं है वहां के लिए इसको विकसित किया गया था। तो IIT हैदराबाद ने सरकार से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर वेंटिलेटर की मांग में वृद्धि को पूरा करने हेतु विकल्प के तौर पर बैग बॉल मास्क के उपयोग पर विचार करने का आग्रह किया गया। अंबु बैग जो है यह एक चिकित्सीय उपकरण है जिसका उपयोग उन रोगियों के फेफड़ों को हवा को बलपूर्वक भेजने के लिए किया जाता है जो श्वास नहीं ले पा रहे हैं या पर्याप्त मात्रा में श्वसन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी भी सहायता की आवश्यकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हाल ही में सुर्खियों में रहा एंथ्रोपॉज संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मानव गतिविधि में हुई कमी की अवधि को यह संदर्भित करता है। तो देखिए, शोधकर्ताओं ने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन की अवधि और अन्य प्रजातियों पर इसके प्रभाव को संदर्भित करने के लिए एंथ्रोपॉज शब्द का आविष्कार किया, जिसे ग्रेट पॉज के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। उन्होंने भक्ति के सगुण रूप का समर्थन किया, नहीं, उन्होंने निर्गुण रूप का समर्थन किया था। और उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों दोनों की मतिबाताओं और धर्मशास्त्रों को अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल सही। उन्होंने शबद नामक भजनों के माध्यम से अपने विचारों को संकलित किया, भी सही। उन्होंने समानता का सिद्धांत बनाने के लिए लंगर आरंभ किया, ये भी आपका सही है। इसके अलावा गुरु नानक ने धर्म के सभी बाहरी आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने बलि प्रथा, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा तथा हिंदुओं और मुस्लिमों की अतिवादिताओं तथा धर्मशास्त्रों को भी अस्वीकार कर दिया। उनके विचारों को क्षेत्रीय भाषा पंजाबी में शबद नामक भजनों में अभिव्यक्त किया गया है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून शरीयत तथा हिंदुओं के लिए हिंदू कानूनों के आधार पर नागरिक कानूनों को प्रशासित किया गया, सही है। काजी जो है केवल शरिया कानून प्रशासित करते थे, जबकि हिंदू कानूनों को पंचायतों और ग्राम संघों द्वारा प्रशासित किया जाता था, बिल्कुल सही है। तीसरा, दांडिक कानून शासकों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु निर्धारित विनियमों पर आधारित होता था, ये भी सही है तथा डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। हाल ही में भारत में स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार पर विज्ञान एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष यश नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम विज्ञान और स्वास्थ्य जागरूकता वर्ष ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ अर्थात शॉर्ट में देखें तो यश आरंभ किया गया है, जो कोविड-19 पर केंद्रित है। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रही पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी जो पहल नामक परियोजना है, ये आपका भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार लाने के लिए USAID द्वारा संदर्भित एक पहल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। नवविकसित पोर्टेबल उपकरण ई-कोवैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बायोसेंसर है जिसका उपयोग जो है मानव लार में नोवेल कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। यह है मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही। इसका उल्लेख संगम युग के महाकाव्य शिल्पपादी कार्यक्रम में मिलता है, तो दोनों ही कथन आपके सही है। तीसरा देखिए, यह लास्ट शैली पर आधारित है, यह भी सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। देखिए, यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है जिसे नंगल नाटकम, दाशियाटम और तिविती चियाटम आदि नामों से जाना जाता है। अगला है मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मीर बख्शी सैन्य विभाग संबंधी था, बिल्कुल सही है। सद्र उश सदूर धार्मिक और धर्मांतरण का प्रभावित है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा, मीर समान खुफिया विभाग का अधिकारी, ये नहीं सही है। ये शाही परिवार संबंधित मामलों का प्रभारी होता था। वरीद खुफिया विभाग का अधिकारी होता था। इस प्रकार से पहला और दूसरा ही आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 पे देखते हैं। मुगल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला के शफाविद शैली का संश्लेषण है, बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से अभिजात वर्गीय और धर्मनिरपेक्ष है, ये भी सही है। छाया चित्रण और परिप्रेक्ष्य चित्रण जैसी तकनीकों को यूरोपीय चित्रकला से ग्रहण किया गया था, ये भी सही। इस प्रकार से डी ऑप्शन 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चित्रकला की मुगल शैली की शुरुआत जो है सम्राट अकबर के शासनकाल में 1560 ईस्वी में होती है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि औरंगजेब अति धर्मनिष्ठ शासक था, इसलिए उसने कला को प्रोत्साहित नहीं किया। उसे शासनकाल में चित्रकला के स्तर में गिरावट आई और उसकी पूर्ववर्ती गुणवत्ता कहीं विलुप्त हो गई। तो इस प्रकार से औरंगजेब द्वारा प्रदर्शित उपेक्षा के पश्चात बहादुर शाह के शासनकाल में मुगल चित्रकला का पुनरुद्धार होता है और इस काल की शैली की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार होता है। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।